Good morning, students. Today we are going to start chapter 4, Industrial Development during 1950 to 1990. First of all, we are going to discuss the importance of industries in our development. पहला point, to accelerate economic growth rate. Accelerate का मतलब है speed बढ़ाना. Economic growth rate means जिस rate से economy grow करती है. Means that if goods and services are increasing in the economy, तो हम उसको कहते हैं economic growth. लेकिन उसको अगर तेज करना हो तो वी विल हैव टू डू इट थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इंडस्ट्रीज प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट देन एग्रीकल्चर. हमारी इकोनॉमी जो ओरिजिनली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी उसमें एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट नहीं होता था, इतने लोगों को जॉब नहीं मिलता था जितना कि आफ्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पीपल हैव स्टार्ट गेटिंग जॉब्स. बिकॉज when there are industries developed, infrastructure is also developed, there is employment for the people. High productivity of labor. Labor की productivity means production capacity, efficiency. Increase करती है, improve करती है. दो तरीके से, number one specialization and number two division of labor. इसका मतलब है that one person is assigned a special task जिसको वो करता रहता है for a long period of time to the extent कि वो उस काम में specialization हासिल कर लेता है. That person becomes an expert of the job. सो स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं लेबर को एंड डिविजन ऑफ लेबर के, विच मीन्स दैट द एंटायर टास्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स. फॉर एग्जांपल सेल्स विल बी टेकन केयर ऑफ बाय सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट. सो ऑल दिस वर्क इज पॉसिबल ओनली इन इंडस्ट्रीज. एग्रीकल्चर में ये सब करने की डिविजन ऑफ लेबर की ऐसे ज़रूरत नहीं होती है. इनफैक्ट अगर एक मेंबर है फैमिली का वही हो सकता है सारे काम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ अकेले हैंडल करें. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑल्सो सपोर्ट्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टू द एक्सटेंट दैट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स. फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, दे आर मेड इन इंडस्ट्रीज और उनके बनने की वजह से एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट होता है. मेक्स वैराइटीज ऑफ गुड्स अवेलेबल. इंडस्ट्रीज में दोनों तरह के गुड्स अवेलेबल होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. हमारी डेली रिक्वायरमेंट के लिए भी चीज़ें इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती हैं हमें, एंड मशीनरीज एंड कैपिटल गुड्स भी प्रोवाइड करती हैं. मेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पॉसिबल. इट इज़ बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक से डेवलप हो पाता है. अगर रेलवेज हमें डेवलप करनी है तो रेलवे वैगन्स भी बनेंगे, रेलवे इंजन भी बनेगा, एंड दिस इज डन इन इंडस्ट्रीज. अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन को हम हिंदी में कहते हैं शहरीकरण. वी हैव मोर ऑफ सिटीज़. एज यू नो, ओरिजिनली हमारे कंट्री में देयर वर मोर विलेजेस. हमारा रूरल इंडिया ज़्यादा था, अर्बन इंडिया कम था. अब क्योंकि इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं और उनकी वजह से रोड्स डेवलप होती हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन डेवलप, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्स, सो अ विलेज इज़ ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अर्बन एरियाज, या फिर हम कहते हैं शहरीकरण या अर्बनाइजेशन होता है. सेल्फ रिलायंस. इट इज़ बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज दैट वी हैव बिकम सेल्फ रिलायंट in the production of many goods such as consumer goods. पहले हम छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ इंपोर्ट किया करते थे, but we are now able to make it within our own country. Next we come to the role of public sector in industrial development. Industrial development में public sector यानी government का क्या रोल है? Let us see. Number one, large capital requirements. After large capital requirements, एक constraint, एक problem ये भी है that there are certain projects जिसमें पैसा बहुत लगता है बट जिससे रिटर्न बहुत स्लो आते हैं, ना के बराबर आते हैं. इनफैक्ट लॉसेस में भी रन करती है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट उन कामों को करेगी सोशल वेलफेयर को सोच के, प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ रोड्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड इन रिमोट एरियाज, प्राइवेट सेक्टर उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता. गवर्नमेंट बनाती है और उसको पता है कि यहाँ से उसको रिटर्न ना के बराबर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सर्टेन नहीं है, बट इन ऑर्डर टू डेवलप द कंट्री ये वाला इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट उन एरियाज में डेवलप करती है जो डेवलपमेंट जहाँ पर अभी तक नहीं हुआ, एंड व्हेन अ गवर्नमेंट सेट्स अप इंडस्ट्रीज इन दैट एरिया, बिकॉज ऑफ दोज इंडस्ट्रीज देयर इज डेवलपमेंट. लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. Private sector only shies away from the responsibility because again slow returns, huge investment to achieve growth with social justice. अगर हमें economic growth करनी है with social justice, that means हमें rich और poor की inequality को, gap को कम करना है, तो
सो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के थ्रू उस काम को कैसे करती है? फर्स्टली बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन दोज एरियाज वेयर देयर वर नो इंडस्ट्रीज, जहाँ पर रिमोट एरियाज में जॉब मिलेगा, उनकी इनकम्स बढ़ेंगी, तो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर विल ऑल्सो डिक्रीज. टू सेफगार्ड पब्लिक इंटरेस्ट, there are many industries which under the government are very safe for the people's interest. यानी प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करता है और गवर्नमेंट सेक्टर सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है. तो लोगों का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किसके पास में इंश्योर्ड है? गवर्नमेंट सेक्टर के पास में. बिकॉज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट द प्राइवेट सेक्टर कैन कॉम्प्रोमाइज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. Okay, so due to these reasons, the role of public sector in industrial development is very important. So in order to fulfill the objectives of industrial development, in 1956 we developed an industrial policy. What were the objectives of this policy? This policy, known as Industrial Policy Resolution 1956, it had the following objectives: to accelerate economic growth rate. That means in order to increase the growth rate, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था. इसको अचीव करने के लिए हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 बनाया. टू डेवलप हेवी एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. हेवी एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? दोज इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, कोल, पेट्रोलियम, सीमेंट, जिनकी हेल्प से अदर इंडस्ट्रीज डेवलप. दोज इंडस्ट्रीज आर नोन एज हेवी एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. टू एक्सपैंड पब्लिक सेक्टर. We have just read that the role of public sector in industrial development is very important. So, in order to expand the public sector, we had to develop the industrial policy resolution. Due to this industrial policy resolution, more important role was to be given to the government to reduce disparities in income and wealth. When government has to take the responsibility to set up industries in those areas where there were no industries, so not only regional disparities could be removed. In some states there were industries, in other states there were not. In some regions there were industries, in other regions there were not. And due to which there was a wide gap between rich and poor. So in order to bridge that gap, industrial development had to be done in the entire country so that there is reduction in disparity or inequality of rich and poor. To keep a check on private sector. Private sector works for profit and at times it compromises on the interest of the people. So this has to be taken care of by the government. For that, it makes sure that private sector is controlled through certain laws, and those laws were framed by IDRA 1951, Industrial Development and Regulation Act, which was framed in 1951, and MRTP Act 1969, Monopolies and Restrictive Trade Practices Act in 1969. Gradually we graduated to these acts, but a mention of these acts is very important in Industrial Policy Resolution 1956. To protect domestic industries from foreign competition, because we wanted to qualitatively develop our goods and we also wanted to save them from foreign competition, we needed to upgrade our industries. So for that, industrial development was important. And in order to protect domestic industries from foreign competition, what are the two things we did? Number one, tariff. We used to import high taxes on foreign goods so that they appear to be expensive in comparison to our domestic goods, and our goods are sold more. And number two, quotas. We decided a limit beyond which imports were restricted. सो इम्पोर्ट्स की क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट की, इम्पोर्ट्स कम किए हमने इस तरह से, या फिर हमने उनके जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे थे उनको महंगा किया, जिसकी वजह से वी कुड प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. सो कीपिंग ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड, वी फ्रेम्ड दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956. Now what exactly is covered in this? The first thing that we cover over here is classification of industries. पहला काम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंदर ये डिसीजन लिया गया दैट इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज किया जाएगा. किस बेस पे? पहले वो कैटेगरी 1 शेड्यूल ए, जिसमें 70 इंडस्ट्रीज आएंगी जिन पर एक्सक्लूसिवली सिर्फ गवर्नमेंट का होल्ड होगा. दोज इंडस्ट्रीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री स्ट्रैटेजिकली इन द पॉइंट ऑफ डिफेंस एट्सेट्रा, सच एज atomic energy, arms and ammunition, oil, railway, etc.
These 17 industries were exclusively under the government. Now there were 12 industries जिसमें the primary role was of the government and the secondary role was of the private sector, which means government and private sector were in joint ownership of these industries. These were fertilizers, machine tools and aluminium etc. Third category, category 3, schedule C, इसके अंदर वो इंडस्ट्रीज आई जो दोनों शेड्यूल्स के अंदर कवर नहीं हो. फॉर एग्जांपल आपके जो भी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज थी, लाइक देयर वर सेवरल सच इंडस्ट्रीज व्हिच वर अंडर दिस कैटेगरी. नाउ नेक्स्ट वी कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बाद में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. पहले पार्ट में इंडस्ट्रीज वर सेग्रीगेटेड इनटू 3 पार्ट्स. सेकेंड पार्ट में इट वॉज डिसाइडेड कि लाइसेंस अगर दिया जाएगा इंडस्ट्रीज को तो किन रीजन से दिया जाएगा. द फर्स्ट रीजन वॉज सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्री. इफ समबडी हैड टू सेट अप अ न्यू इंडस्ट्री तो उसके लिए जो लीगल परमिशन रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज अ लाइसेंस. सो फॉर दैट रीजन लाइसेंस शुड बी इशूड. नंबर 2, फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री. अगर ऑलरेडी कोई इंडस्ट्री है और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है या उस इंडस्ट्री की कोई एक ब्रांच कहीं और खुल रही है तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेंशन. उसके लिए भी लाइसेंसेस रिक्वायर्ड. थर्ड इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. इफ एन इंडस्ट्री इज ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग वन प्रोडक्ट एंड इट वांट्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इट वांट्स टू प्रोड्यूस, एक की जगह 2 या 4 अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स इट वांट्स टू प्रोड्यूस, सो इट्स नीड्स टू सीक अ लाइसेंस. Next we come to the third point, industrial concession. Industrial concession was given basically to promote industrial development in backward areas. As we have already discussed that the private sector used to shy off from industrial development in remote areas. तो remote areas में अगर industrial development हो और private sector करे तो उसके लिए उसको कुछ attraction देने की ज़रूरत थी. तो कौन सा attraction government देती थी? Concessions such as power supply at concessional rate. Power supply means electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स थे उन एरियाज़ में अगर इंडस्ट्री सेटअप करे प्राइवेट सेक्टर तो उसको कम रेट पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराई जाती थी. टैक्स हॉलीडे. इनिशियल कुछ ईयर्स के लिए गवर्नमेंट यूज टू मेक श्योर कि प्राइवेट सेक्टर को कुछ या तो टैक्स देना ना पड़े या फिर देना पड़े तो बहुत कम रेट पर टैक्स उसको देना पड़े. तो ये दोनों इंसेंटिव्स ऐसे थे जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर वाज अट्रैक्टेड टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन द रिमोट एरियाज. डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. यहाँ पर इस नाम के आते ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लेट अस फर्स्ट नो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं जिनमें जो बेसिक इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है वो उस वक्त में 1 करोड़ तक का अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है. लेटर दिस इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इंक्रीज टू 5 करोड़. और यहाँ पर उतना ही इम्पॉर्टेंट मेंशन है ये नाम, कार्वे कमेटी. कार्वे कमेटी इन 1955 इसी की रिकमेंडेशन पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिए. कार्वे कमेटी और विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसने काफ़ी रिकमेंडेशंस दिए और ये समझाने की कोशिश की दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. क्यों? टू फुलफिल द गोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद इक्विटी. अगर हम चाहते हैं इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर हम चाहते हैं कि देयर शुड बी द गैप ऑफ रिच एंड पुअर शुड आल्सो बी ब्रिज्ड, छोटे से छोटे इंसान को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए. तो अगर उसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा तो छोटी इंडस्ट्रीज जिसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कम है, जो जगह जगह पर सेटअप की जा सकती हैं, उनके थ्रू उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा एंड इक्विटी मीन्स द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर विल ऑल्सो रिड्यूस. Labor intensive, these industries because they have a less capital requirement, so less machines are used, more labor is used, which is good for a country like India which has a labor surplus. Low investment needs, I have already covered this point. Okay, now due to these recommendations of Karve committee, the protection was given to small scale industries in the following manner. Number 1, reservation of certain products for SSI. कुछ प्रोडक्ट्स ही ऐसे लिस्ट कर दिए गए थे कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही बनाएंगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ उन प्रोडक्ट्स को नहीं बनाएंगी. फॉर द सिंपल रीज़न कि अगर एक प्रोडक्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री बना रही है और एक प्रोडक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना रही है, ऑब्वियसली लार्ज स्केल इंडस्ट्री के पास में जो बल्क की एडवांटेज है
उसको जब वो कोई भी प्रोडक्शन करेगी, उसके पास में सोफिस्टिकेटेड मशीन है, तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी उसकी, इसलिए उसका प्रोडक्ट कम प्राइस पर बिकेगा मार्केट पे। एज अगेंस्ट वही सेम प्रोडक्ट अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाती है तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा आएगी और प्राइस भी उसकी मार्केट में ज़्यादा होगी। तो दोनों कंपटीशन में अगर आते हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स को अलग से साइडलाइन कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया, किसके लिए कि इन्हें सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही प्रोड्यूस किया जाएगा। दूसरा, लोअर एक्साइज ड्यूटी वाज चार्ज, उनके लिए एक्साइज ड्यूटी को भी कुछ कम कर दिया गया एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। बैंक लोन्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज वेरी सिंपल पॉइंट। अगर उन्हें बैंक लोन की ज़रूरत है तो उन्हें और इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाएगा। Now we come to the problems of industrial development. First of all, there were unnecessary government controls. Government used to control industries through providing of license, etc. and such acts such as FERA and MRTP Act. Low productivity and inferior quality. We at that point when we started developing, we were following a policy of import substitution. According to this policy, we were focusing more on producing in our country and reducing imports. There was no competition from any foreign product, and whatever product the Indian industries were producing was poor in quality. Now, due to protection of domestic industries and import substitution, the productivity and quality of the product also fell. 60% production capacity was utilized. हमारी सिर्फ 60% प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज हो पाती थी, दैट मीन्स 40% आइडल कैपेसिटी रहती। PSUs were running in losses. As we have seen that we gave a very big role of industrial development to public sector. But public sector, due to inefficiency, due to corruption, due to red tapeism, was running in losses. So this was another major problem. The third problem was poor infrastructural support. In order for industries to develop, a sound and strong infrastructure is required. At that time, we did not have that strong infrastructure that would be supportive of industrial development. For example, means of transport, means of communication was not such a wide network at that point of time. Electricity, also known as power, the initial input in the working of many industries was not so easily available and not so regularly available that production could be done in a proper manner. Technological backwardness. Even after a long time had passed for our independence, we were technically dependent. We were dependent on foreign countries for the import of technology such as latest machines and equipment. And also because there was restriction on import due to the policy of import substitution. Regional disparities in industrial development were also one of the problems, which means that in certain parts of the country, industries developed, but in other parts of the countries, there was no industrial development. Such as northeastern states, industrial development lagged in those states, and that was one reason why these states did not develop as such. Policy of import substitution, जिसका reference हमने कई बार यहाँ पर दिया है. What was this policy of import substitution? We wanted to rely on our own production, domestic production, और उसके लिए हम imports को restrict करना चाह रहे थे. The objective was saving foreign exchange. Number one, why? Because if we are going to import, that will result in the decrease in foreign exchange reserves in our country. In order to achieve self-reliance, if we keep importing everything from abroad, then we cannot become totally self-reliant, which was one of the objectives of economic planning. So in order to become self-reliant, we needed to reduce the imports. Protection of domestic industries from foreign competition. We were a newly independent country, so we could not face the price and quality competition of foreign countries which were already advanced in terms of technology. So due to these three reasons, we developed this policy of import substitution. Now, what were the techniques we used? How did we use this import substitution policy? Number one, tariff. We charged high taxes on imported goods to make them costlier in our country.
When we imported goods, we charged them with heavy taxes, जिसकी वजह से they became costlier as compared to our domestic products. Quotas, we fixed a specific quantity जिसके ऊपर अगर goods को import किया जाए तो वो allowed नहीं था. So there was restriction on the amount or the volume of imports. इसका consequences क्या हुए? There was fall in foreign exchange earnings because basically when we did not allow countries to send their goods to our country, then obviously they were not very supportive of we exporting to their countries. So there was fall in foreign exchange earnings, lack of competitiveness. We have already covered this point up when we were discussing the problems. Fall in global share of India's foreign trade. हमारा जो global share था foreign trade का, that used to be 0.8%. It fell to 0.5%. All due to the policy of import substitution. Now we come to the features of industrial development. What were the basic underlying features or main things that we noticed in this period regarding industrial development? Number one, industries diversified. That means there were variety of industries. Which were those industries? Consumer and capital industries. Earlier we were having only consumer industries. Now we also had capital industries such as machine and machine tool industries. There was a coexistence of large and small industries, small scale industries. Okay, so not only were we having only large industries, but in areas, especially in rural areas, we were also having small scale industries. There was a coexistence of public, private and joint sector. As we've already seen in IPR, three categories we made. One had industries specifically for government sector or public sector. The other was a joint sector, category 2, and the third one was open to the private sector. Existence of FERA MRTP companies. FERA is Foreign Exchange Regulation Act. According to this act, whatever companies they were exporting the products to other countries, उन कंपनीज पर ये फेरा एक्ट लगती थी जिससे कि उनके ऊपर एक कंट्रोल मेंटेन किया जा सके. लेटर ऑन बिकॉज इट वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्ट और इसकी वजह से द एक्सपोर्ट्स रिड्यूस्ड एंड पीपल वर नॉट रियली एनकरेज टू एक्सपोर्ट. तो आगे चल के इसमें अमेंड्स आए एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया 1999 में विच वॉज मोर लिबरल. MRTP companies, large scale industries having net assets worth 100 crores or more came under the MRTP Act और जो कि बाद में चेंज होके competitive act हो गया 2002 में which was more flexible. So these were the basic changes, policy changes, or as we say what developments took place in industries during 1950 to 1990. Now we come to the end of the chapter where we are going to see whatever happened, whatever decisions government took, did they have a positive or did they have a negative impact? Obviously, anything we do is having both positive and negative impacts. Let us see whether they were more positive or more negative impacts. The first positive impact we are going to see is share of industries in GDP increase. 11.8 से 1950-51 में 11.8% था और अब 24.6% हो गया 1991 तक. सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ टू द एक्सटेंट कि उसका शेयर जीडीपी में, इंडस्ट्रीज़ का शेयर जीडीपी में पहले के मुकाबले बढ़ा. एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज अराउंड 6%. इंडस्ट्रीज़ का जो ग्रोथ रेट था दैट वाज अराउंड 6%, विच इज़ अ डिसेंट इनफ ग्रोथ रेट. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये पॉइंट हमने यहाँ पर भी पढ़ा है कि न सिर्फ हमारे पास कंज्यूमर इंडस्ट्रीज थी बट वी ऑल्सो हैड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, नॉट ओनली स्मॉल इंडस्ट्रीज बट ऑल्सो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल असाइन किया था पब्लिक सेक्टर को जिसकी वजह से देयर वाज एन एक्सपेंशन इन पब्लिक सेक्टर. रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज, दिस पॉइंट ऑल्सो वी हैव कवर्ड अर्लियर ऑन. ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज ग्रू. ये इंडस्ट्रीज़ को क्योंकि प्रोटेक्शन हमने दिया under the import substitution policy, so there were two such industries which grew due to this import substitution policy. Negative impact, ये सारे पॉजिटिव के बाद में क्या कुछ हुआ जो हमारे फेवर में नहीं था. नंबर वन, वेस्ट ऑफ नेशंस रिसोर्सेज ड्यू टू लॉस ऑफ PSUs. हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पर इनएफिशिएंट, दे वर करप्ट, ड्यू टू विच
हमारी कंट्री बहुत लंबे समय तक उनके लॉसेस से उसने सफ़र किया और नेशन के रिसोर्सेज का वेस्टेज हुई। एक्सपोर्ट प्रमोशन वॉज निगलेक्टेड। एक्सपोर्ट प्रमोशन निगलेक्ट हुआ ड्यू टू दिस पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के ऊपर फोकस नहीं किया, हमने इम्पोर्ट्स को रिड्यूस करने के ऊपर फोकस किया। तीसरी चीज़ जो हमारा there was a fall in the global foreign trade from 0.8% to 0.5%. Okay, so this is what the negative impacts were. Now in this entire chapter we've covered the various aspects related to industrial development. Thank you.